हेलो साथियों, नमस्कार। द यूनिवर्स चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम फील्ड कंडीशन की एक बहुत बड़ी समस्या जिसे हम थनैला या मैस्टाइटिस बोलते हैं, आज उसके बारे में हम पूर्णतः जानेंगे कि थनैला जो बीमारी होती है क्या होती है, किसके कारण होती है, स्टेफ ऑरियस जो मैस्टाइटिस होती है और जो ईगल आई मैस्टाइटिस होती है उसमें क्या डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इन दोनों को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं, और साथ ही में लास्ट में हम जानेंगे कि इसका क्या सही से एकदम सही इलाज करें कि एनिमल ठीक हो जाए। और इसी के साथ जो कि हर वीडियो में मैं प्रोवाइड कराता हूँ एक एक्सपर्ट एडवाइस जो कि आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसी के आधार पर आपका जो पशु है आप उससे दूसरे जो अनअफेक्टेड पशु रहते हैं उनमें थनैला होने से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैस्टाइटिस है ये क्या रहता है, अडर का सिंपली जो अडर रहता है उसका इन्फ्लेमेशन रहता है। और आप देखेंगे जो मैस्टाइटिस रहती है दो टाइप, बहुत टाइप की होती है इन जनरल, लेकिन हमें फील्ड कंडीशन में जो मिलती है वो दो तरीके की मिलती है, एक इकोलाई मैस्टाइटिस और एक जो स्टेफ ऑरियस के द्वारा मैस्टाइटिस देखने को मिलती है। तो स्टेफ ऑरियस मैस्टाइटिस का ही ये केस है जनरली। तो इसमें क्या होता है, स्टेफ ऑरियस एक ग्राहम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया इतना होशियार रहता है कि जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, एक फॉर्म रहता है उसमें, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो एंटीबायोटिक से भी बचने का इसके पास तरीका रहता है। और इसी के अलावा अगर बॉडी में एंटीबायोटिक खुद से बनती है, क्या रहता है जब भी कोई फॉरेन बॉडी मटेरियल जो है बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी खुद से अपना डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू क्या करती है, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है। लेकिन वो एंटीबॉडी को बनने ही नहीं देता है स्टेफ ऑरियस, ये बैक्टीरिया इतना चालाक होता है। इसी के साथ में जो बैक्टीरिया रहता है ये ग्राम पॉजिटिव जैसे मैंने बताया, तो ये एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन करता है। इसी के साथ में जो अडर टिश्यू रहता है ये बैक्टीरिया अडर टिश्यू में जाके ग्रोथ करता है, वहाँ मल्टीप्लाई करता है, जिसके चलते क्या होता है ये वहाँ पे गैंग्रीन और नेक्रोसिस कराता है। तो जो हमारा मेन टारगेट होता है कि जो स्टेफ ऑरियस की वजह से अगर गैंग्रीन स्टार्ट हो गया है या मैस्टाइटिस होनी चालू हो गई है तो उसमें जितना पार्ट अफेक्ट हो जाता है हम उसको आगे ना बढ़ने दें गैंग्रीन को और एनिमल को क्योर कर सकें। इसी के साथ में बहुत बार कई केसेस में आपने देखा होगा कि ये जो इसका जो मिल्क निकलता है वो बहुत गाढ़ा निकलता है, जैसा कि इस केस में आप देख पा रहे होंगे निकलता हुआ दिख रहा है आपको। तो ये जनरली होता किस कारण है कि ये जो फाइब्रिन रहता है वो उसका सिक्रीशन बढ़ा देता है। स्टेफ ऑरियस जो रहेगा वो फाइब्रिन का सिक्रीशन बढ़ा देगा, जिसके चलते क्या होता है कि जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा थिक आने लगता है। और जब आप मिल्किंग करते रहेंगे तो लास्ट में आपको रेड कलर का, मतलब कि ब्लड के साथ में आपको मिल्क आता हुआ भी नज़र आएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई हों तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या देखते हैं कि जो स्वेलिंग रहती है वो आगे भी बढ़ जाती है अडर के, जैसे ये अडर है तो अडर के आगे भी स्वेलिंग मिलेगी आपको। तो होता क्या है कि जो मिल्क वेन रहती है ना उसी के बाजू में निकलती है, आपने देखा होगा अडर से, तो मिल्क वेन में थ्रोम्बोसिस भी ये कराता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको आगे तक स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इसी के साथ में जो स्टेफ ऑरियस की मैस्टाइटिस रहेगी उसमें एक चीज़ कॉमन रहती है कि क्या रहेगा कि जो इकोलाई में भी आपको देखने को मिलेगी कि उसमें फीवर आएगा पहले, जबकि ई कोलाई मैस्टाइटिस में पहले फीवर आता है, उसके बाद टेम्परेचर सब नॉर्मल होगा और वो मिल्क फीवर लाइक सिम्टम दिखाना आपको चालू कर देगी। तो आपको इस चीज़ में विशेष ध्यान देना है कि आपको पहला तो मिल्क फीवर को सबसाइड करना है अगर ई कोलाई मैस्टाइटिस को ट्रीट कर रहे हैं। तो ई कोलाई मैस्टाइटिस आप किस प्रकार अलग करेंगे उससे, तो आपको पार्चुरेशन की हिस्ट्री चाहिए कि जो मिल्क फीवर रहता है जनरली 3 से 4 दिन रहेगा, 4 से 5 दिन के बीच में आपको पार्चुरेशन के देखने को मिलता है। जब आपको ये हिस्ट्री सबसाइड कर देंगे उसके बाद में, क्योंकि होता क्या है कभी कभी मिल्क फीवर ना होके ये इकोलाई मैस्टाइटिस में अगर हम कैल्शियम का इन्फ्यूजन करते हैं तो एनिमल की सडन डेथ होती है। डेथ का कारण रहता है कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि जो कैल्शियम रहता है ये क्या कराता है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन, और ये कैल्शियम एक्सेस पहुंचेगा तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हार्ट स्ट्रोक आता है और एनिमल की कार्डियक अरेस्ट के कारण डेथ हो जाती है। बाकी के सिम्टम्स जैसे कि खाना नहीं खाएगा और एनिमल क्या है एक तरफ खड़ा रहेगा। और इकोलाई मैस्टाइटिस में जनरली क्या होता है जब सबनॉर्मल टेम्परेचर होगा तो वो एनिमल बैठ जाता है और एक किंग के पोस्चर जो रहता है, जैसे कि आप मिल्क फीवर में देखते हैं कि गर्दन को अपने जो फ्लैंक रीजन रहता है वहाँ पे ऐसे करके लेटा रहेगा। अब नेक्स्ट जो अगर हम बात करते हैं इसी केस में, तो होता क्या है कि जैसे एक अडर अफेक्टेड है
तो स्टेप ऑरियस मैस्टाइटिस सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉन्टेजियस है। ये एक ग्लैंड में होगा, तो अगर जो सेम मिल्कर के थ्रू अगर एक जो मैस्टाइटिक जो एनिमल है उससे अगर मिल्क निकाला गया है और वही जो पर्सन है दूसरे जो मतलब एनिमल से मिल्क निकालने जाएगा तो उसको भी फैलने का चांस रहता है। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो मैस्टाइटिस जो होती भी इसी कारण है कि जो ओनर रहता है उसकी नेग्लिजेंसी के कारण होती है। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और एडवाइस भी दूंगा कि आप किस प्रकार अपने एनिमल को जो अफेक्टेड बिल्कुल नहीं है उसको आप बचा सकते हैं मैस्टाइटिस होने से। तो अब चलते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इस वीडियो का वो है ट्रीटमेंट इसका, कि हम किस प्रकार जो है जो स्टेप ऑरियस जो मैस्टाइटिस रहती है उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि क्या लोग गलतियां करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें ऐसी एंटीबायोटिक का यूज़ करना होता है कि जो कि मिल्क टिश्यू जो रहता है उसको पेनिट्रेट करे। तो लोग क्या करते हैं, इसमें सेप्टियोफर का यूज़ करते हैं। सेप्टियोफर सोडियम जो इंजेक्शन आता है जो कि आपको एक्सेप्ट एक्सनल के नाम से मिल जाता है, उसका यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँगा कि एक्सनल इंजेक्शन इस कंडीशन में बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो सेप्टियोफर सोडियम जो रहता है वो कभी भी मिल्क टिश्यू में पेनिट्रेट नहीं करता है। तो आपको इस कंडीशन में कभी भी जो सेप्टियोफर सोडियम है उसका यूज़ नहीं करना है। आपको जनरली ऐसी एंटीबायोटिक का यूज़ करना है जो कि मिल्क टिश्यू को पेनिट्रेट करे। तो इसके लिए थर्ड जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन्स आती हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में भी सबसे जो बेस्ट माना जाता है वो होता है सेफोपेराजोन। सेफोपेराजोन सल्वेक्टम आता है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको इंट्रामेमरी प्रिपरेशन भी यूज़ करना पड़ेगा। तो सेफोपेराजोन सोडियम जो रहता सल्वेक्टम जो रहता है, आप इसका थेरेप्यूटिक डोज पे एक तो पैरेंट्रल आपको यूज़ करना है, दूसरा इंट्रामेमरी भी यूज़ करना है एटलीस्ट फॉर 3 to 5 डेज। इसके पहले आपको एंटीबायोटिक चेंज नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी गलती जो रहती है फील्ड कंडीशन में वो यही रहती है कि अक्सर जो रहता है एक दिन में अगर आराम नहीं मिला तो तुरंत उन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक को चेंज कर दिया। तो हमें एंटीबायोटिक को चेंज नहीं करना है। एंटीबायोटिक मिनिमम 3 to 5 डेज का कोर्स मांगती है और हमें उतना समय उसको देना चाहिए। नेक्स्ट एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो आप इसमें सेप्टिनोम का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सेप्टिनोम जो है 4th जनरेशन एंटीबायोटिक है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी होती है वो रहती है एम्पिसिलिन क्लॉक्सासिलिन या फिर एमोक्सिसिलिन क्लॉक्सासिलिन का इंजेक्शन, जो कि हमने इस केस में यूज़ भी किया है। तो अब जब आप उसका यूज़ करोगे तो आपको एमोक्सिसिलिन का ही एक एम्पिसिलिन का भी इंट्रामेमरी प्रिपरेशन आता है, आप उसका भी साथ में यूज़ करेंगे। मतलब कहने का ये है कि पेरेंट्रल के साथ में इंट्रामेमरी इन्फ्यूजन ज़रूर हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये तो रही हमें जो बैक्टीरिया है उसको न्यूट्रलाइज किया है। जब एक्जोटॉक्सिन सीक्रेट होते हैं तो इसके लिए आप NSAID जो रहता है, आप फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन जो रहता है उसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या यूज़ नहीं करना है। तो न यूज़ करना है आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कभी इस केस में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करोगे तो उससे जो है जो ये क्रोनिसिटी जो रहती है इस डिसीज़ की वो आपको बढ़ जाएगी। क्रोनिसिटी का मतलब होता है कि जो डिसीज़ है उसका कोर्स लंबा होता चला जाएगा और ये डिसीज़ ठीक नहीं होती है इतनी आसानी से। तो ये जो स्टेप ऑरियस अगर एक बार होता है तो आपको मिनिमम 7 से 14 दिन इसमें ठीक होने में लगते हैं। अब बात करते हैं कि जो इसमें फाइब्रिन, सर आपने बताया था कि फाइब्रिन इसमें सीक्रेट हो रहा है, तो भाई फाइब्रिन अगर सीक्रेट हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें सेरेसियोपेप्टाइडेज जो है उसकी टैबलेट यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप चाहें तो लोकल जो ऑइंटमेंट भी आता है सेरेसियोपेप्टाइडेज का, आप जो टॉपिकली जो अडर रहता है आप उस पर लगा सकते हैं। सेरेसियोपेप्टाइडेज का आप थेरेप्यूटिक डोज पे आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में मैंने आपको बताया एंटीबायोटिक का हमें सुटेबल यूज़ करना है, हमें NSAID अच्छा यूज़ करना है। साथ ही में इसके अलावा सबसे जो बड़ी दिक्कत रहती है वो रहता है हमें इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स का यूज़ करना होता है, क्योंकि जो क्लियरेंस होता है वो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म को ही करना होता है। तो हमें इम्यून बूस्टर के रूप में आप चाहें तो, जैसे कि हमने इस केस में विटामिन C को दिया है जो कि हमारे पास जो अवेलेबल था वो दिया है। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें विटामिन E और सेलेनियम का इंजेक्शन या फिर कोई भी ट्रेस मिनरल का इंजेक्शन जो है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ये सब आप थेरेप्यूटिक उपयोग लेने के बाद मुझे लगता है कि ये केस आपका मैस्टाइटिस का 7 दिन के अंदर मैनेज हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। तो एक्सपर्ट एडवाइस ये है कि जब आप मिल्किंग करते हैं तो होता क्या है कि आपको 7 मिनट के अंदर मिल्किंग कंप्लीट करनी होती है। वैसे अगर हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं तो कि आपने जब जैसे उसको मिल्किंग स्टार्ट की तो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करना है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आप मिल्किंग करते हैं एनिमल को कभी बैठने नहीं देना है, मिनिमम आधे घंटे के लिए मिल्किंग के बाद, क्योंकि जो मिल्क जो टीट रहता है, टीट कैनाल रहती है,
तो वो क्या होता है, उसकी ओपनिंग खुली रहती है मिल्किंग के आधे घंटे बाद भी। तो जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो पाए जाते हैं नॉर्मली, वो वहाँ क्या करते हैं, अंदर जा सकते हैं और वहाँ पे मेस्टाइटिस कॉज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हमेशा मिल्किंग करने के पहले अडर को वॉश करें, उसके बाद में भी, मिल्किंग के बाद में भी वॉश करें, क्योंकि जो इकोलाई रहता है, मैंने आपको बताया, हमेशा बॉडी के अंदर पाया जाएगा, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, तो ये दूसरे बैक्टीरिया के चलते ये भी फ्लेयर हो सकता है। और इसी के साथ में जो साथ ही में जो एनवायरनमेंट में बहुत सारे एनवायरनमेंट में स्टेप तो पाई जाता है, तो उसकी भी एंट्री हो सकती है। और यहाँ पे ये गैंग्रीनस मेस्टाइटिस कॉज करता है, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था कि इसमें गैंग्रीन होती है, तो गैंग्रीन जब होगी तो आपको क्या करना है, जितना पार्ट अफेक्टेड हो चुका है तो उसमें क्या करना है, आपको पानी गुनगुना करवा लेना है और एक कपड़ा लेना है, कपड़े से गुनगुने पानी में डाल के आपको उसको मिनिमम 7 दिन तक आपको उसमें जो गैंग्रीन जहाँ पे हुआ है, काला पड़ रहा है, वहाँ पे उसको लगा के रखना है, साफ करना है। मतलब उससे दिन में 2 बार 3 बार आप जितनी बार करना चाहें आप उतना कर सकते हैं। इसी के साथ में मार्केट में और भी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, जो कि जैसे कि बहुत सारे हर्बल स्प्रेज आते हैं, जिनका यूज़ करके आप वहाँ पे जो लोकलाइज इन्फ्लेमेशन रहता है वहाँ पे आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा, और अगर काम आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका इसी प्रकार मेरे लिए जो प्यार है वीडियो पे बना रहे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।